आगे हम पढ़ेंगे नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में। वी हैव ऑल हर्ड अबाउट द नक्सलाइट मूवमेंट, मतलब कुछ इसका कम्युनिज्म से रिलेशन है और ऐसे थोड़े बहुत टिडबिट्स ऑफ नॉलेज हम सबको पता है कि नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में। बट अभी हम देखेंगे कि नक्सलाइट मूवमेंट कहाँ और क्यों ओरिजिनेट हुआ था और कौन कौन पार्टिसिपेंट्स थे इस मूवमेंट में, कैसे लोगों को कैसे लोग इन्वॉल्व थे इस नक्सलाइट मूवमेंट में। पहली बात तो ये है कि जो नक्सलाइट मूवमेंट था इसका नाम पड़ा, ये नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन जो है दार्जिलिंग हिल्स में, जो वेस्ट बंगाल में है, दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट में ये नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन आता है। यहाँ पे लोगों ने एक अपराइजिंग सी, एक प्रोटेस्ट सी की थी, एक मूवमेंट सी कराई थी। इसकी वजह से इस मूवमेंट का नाम आया नक्सलाइट मूवमेंट और इसकी वजह से इन लोगों को नक्सलाइट्स कहा जाता है। तो क्या हुआ था, 1967 की बात है और ये एक पेजेंट अपराइजिंग थी। पेजेंट्स एज इन जो फार्मर्स होते हैं, जो बहुत ही लो लेवल कल्टीवेटर्स होते हैं, ऐसे लोगों को हम पेजेंट्स कहते हैं। तो ये एक पेजेंट अपराइजिंग थी, मतलब बहुत ही लाइक कल्टीवेटर्स का जो क्लास है वैसे लोगों का मूवमेंट था ये नक्सलाइट मूवमेंट। like the poorer sections, the very backward and downtrodden sections, ऐसे लोग इन्वॉल्व थे इस नक्सलाइट मूवमेंट में। इसका ओरिजिनेट हुआ था नक्सलबाड़ी पुलिस स्टेशन में, दार्जिलिंग हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, जो वेस्ट बंगाल में है। और इसमें इन्वॉल्व थे उस वक्त के जो सीपीआईएम के लीडर्स थे, द लोकल केडर्स ऑफ सीपीआईएम। सीपीआईएम क्या है, एक कम्युनिस्ट पार्टी है, राइट, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। मार्क्सिस्ट, जो मार्क्सिस्ट के आइडियल्स को फॉलो करता है, जो मार्क्सिस्ट के थॉट्स पे बिलीफ रखता है, इसको लाइक दैट वाज द सीपीआईएम पार्टी दैट वी हैड। और कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिकली ये रहता है कि दे फोकस ऑन कम्युनिज्म, right? So let's talk about this. कम्युनिज्म का जो मुद्दा है ये बेसिकली ये कहता है कि जो प्रॉपर्टी है, जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, जो जैसे कि मान लो लैंड है या जो और भी रिसोर्सेज हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी के अंदर आनी चाहिए, उस पे किसी पर्टिकुलर इंसान, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का हक नहीं होना चाहिए। वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करना चाहिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो वहाँ पे रह रही है और वहाँ के सारे नेचुरल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग लैंड उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के ओनरशिप में होना चाहिए। इस चीज को कम्युनिज्म कहते हैं, जो कम्युनिटी पे फेथ रखता है। द वर्ड कम्युनिज्म कम्स फ्रॉम कम्युनिटी, जो कम्युनिटी को सबसे ऊपर रखता है। सो सीपीआईएम जो है वो लाइक प्राइवेटाइजेशन के बहुत अगेंस्ट है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल इतना सारा रिसोर्स का, इतने सारे लैंड का, लेट्स से इतने बड़े लैंड का, इतने एकर्स ऑफ लैंड का ओनर है, अकेला ओनर है। दिस इज व्हाट वी हैव एज द प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो कम्युनिज्म जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी के बहुत ज्यादा अगेंस्ट है, प्राइवेटाइजेशन के एंटायर कॉन्सेप्ट के अगेंस्ट है। तो दैट इज व्हाट वी हैव एज कम्युनिज्म। तो ये जो पेजेंट अपराइजिंग हुआ था, ये सीपीआईएम के जो लोकल लीडर्स थे, सीपीआईएम के जो नेता थे उस जगह के, उस वक्त के, उन्होंने ये पेजेंट अपराइजिंग कराया था टू प्रोपागेट द आइडियल्स ऑफ कम्युनिज्म, ऑफ मार्क्सिस्ट बिलीफ, राइट। तो ये थी इसकी हिस्ट्री, ये थी उसकी लाइक कहाँ पे ये ओरिजिनेट हुआ था और किसके थ्रू ये ओरिजिनेट हुआ था। सो इन द नक्सलाइट मूवमेंट द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म हैज अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस। ये जो कम्युनिटी पे फेथ रखना, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट जो होना, ये जो कॉन्सेप्ट है, द ओपोजिशन टुवर्ड्स प्राइवेटाइजेशन, ये चीज नक्सलाइट मूवमेंट का बेसिक मुद्दा था। Let's write this down. Opposition to privatization.
या प्राइवेट प्रॉपर्टी या प्राइवेट ओनरशिप, जो भी हम इसको बोले। तो ये थी नक्सलाइट मूवमेंट की सबसे बेसिक अंडरलाइनिंग फीचर, राइट। और ये जो मूवमेंट है, लाइक हियर इन द बिगिनिंग इट वाज अ पेजेंट अपराइजिंग, बट अभी अगर देखा जाए पूरे देश भर में ये नक्सलाइट मूवमेंट जो है, जो नक्सलाइट्स का पूरा कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मेजॉरिटी लोग नक्सलाइट होते हैं, वो बेसिकली बहुत ही पिछड़े हुए जगहों में होते हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज होती है, जहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिलती है और वो अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लॉइट नहीं की जाती। उस रिसोर्स के अराउंड, उसके सराउंडिंग में जो ट्राइबल लोग रहते हैं, जो आदिवासी रहते हैं, जो बहुत ही बैकवर्ड किस्म के लोग रहते हैं, उन जगहों में ये नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, क्योंकि ये मूवमेंट ही ऐसे कैटेगरी, ऐसे मतलब लोगों की कैटेगरी का है जो बहुत ज़्यादा गरीब है, जिनके पास लाइक इनकम का बहुत कोई मतलब प्रॉपर सोर्स नहीं है, कोई प्रॉपर सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं होती है उनके पास। और जो अपर क्लास के लोग हैं, जो हमारा कास्ट और क्लास का डिवीजन है, उसके अकॉर्डिंग जो अमीर लोग हैं, जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है, वो ऐसे लोगों का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं। इसीलिए ये नक्सलाइट मूवमेंट उन लोगों का मूवमेंट है जो एक्सप्लॉइट हो चुके हैं बहुत ज्यादा, जो अपर कास्ट लोगों की वजह से बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, और जिनके पास कोई मतलब कोई क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी नहीं है, कोई इनकम का जरिया नहीं है, ऐसे लोगों का मूवमेंट है ये नक्सलाइट मूवमेंट। और ये परसिस्ट भी इन्हीं जगहों में करता है जहाँ पे बहुत बैकवर्ड एरियाज है और जहाँ पे आदिवासी का सेटलमेंट है, राइट। सो आदिवासी सेटलमेंट्स और आदिवासी का जो इनहैबिशन है, ऐसे एरियाज में ये नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज़्यादा परसिस्ट करती है। एनीवे, तो पहले हमने देखा कि जो सीपीआईएम के लोकल लीडर्स थे, जो लोकल नेता थे, जो सीपीआईएम की पार्टी से बिलोंग करते थे, उनकी वजह से ये पूरा पेजेंट अपराइजिंग हुआ था, जो आगे जाके नक्सलाइट मूवमेंट कहलाने लगा। ये चीज़ हुई थी 1967 में। उसके बाद 1969 में क्या हुआ कि ये सीपीआईएम जो पार्टी थी, इट ब्रोक इनटू टू फैक्शंस, और ये जो नक्सलाइट मूवमेंट का लेगेसी था, इट केम टू द पार्टी ऑफ CPIML, which is Communist Party of India Marxist Leninist. In this, the M stands for Marxist. Marx was a very popular figure. He was a very popular rational thinker जो socialism के ideals को propagate करते थे. And here we have the CPIML, which is all about the Communist Party of India Marxist Leninist, right? ये जो फैक्शन था, ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज को भी फॉलो करता था और ये लेनिन को भी फॉलो करता था। दिस वाज अनदर इंडिविजुअल, अनदर पॉपुलर फिगर जो कि सोशलिज्म के ही आइडियाज और बिलीफ पे फेथ रखते थे। एंड सो द CPIML वाज ऑल अबाउट फॉलोइंग द मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट आइडियाज। हम इनको माओइस्ट भी कहते हैं, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट हियर। सो एनीवे, so in 1969 the CPIM broke into another faction called the CPIML, the Communist Party of India Marxist Leninist। और ये जो पार्टी थी, इसने भी ये नक्सलाइट मूवमेंट का जो प्रोपेगेंडा था, इसको फॉरवर्ड किया। जो नक्सलाइट मूवमेंट की लेगेसी थी, ये CPIML के थ्रू आगे बढ़ी, और ये पार्टी जो बनी थी, इसका लीडर था चारू मजूमदार। अंडर द लीडरशिप ऑफ चारू मजूमदार, दी CPIML was formed and it propagated the legacy of the Naxalite movement।
तो अब देखते हैं मूवमेंट में क्या होता था। ये जो मूवमेंट था ये नॉन वायलेंस पे विश्वास नहीं रखता था। ये सोचता था कि अगर हमें हमारे पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल करना है, हमें जो चाहिए वो हमें छीन के लेना पड़ेगा, कोई हमें आके देगा नहीं। दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कम्युनिज्म कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिज्म। ये लोग ऐसा मानते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो कम्युनिटी को बिलोंग करनी चाहिए, वो प्राइवेटाइज नहीं होनी चाहिए। जो नेचुरल रिसोर्सेज है उस पर कम्युनिटी का हक है, किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन का हक नहीं हो सकता। जो कम्युनिटी वहां पे रह रही है उसी का हक है। और ये लोग ये भी मानते हैं कि हमारी चीज जिस पे हमारा हक होना चाहिए वो हमें कोई आके देगा नहीं, तो हमें वो खुद से छीन कर लेनी पड़ेगी। So the Naxalite movement believed in practicing violent means for their political goals. इनका ये मानना था कि अगर हमें हमारे हक के लिए लड़ने के लिए वायलेंस का भी यूज करना पड़े, हम वो भी करने के लिए तैयार हैं। बिकॉज हमें हमारी चीज चाहिए, हमें जिस चीज पे हमारा हक है हमें वो चाहिए, और वो छीन कर लेने के लिए अगर हमें किसी के साथ वायलेंस का यूज करना पड़े तो हम वो भी करेंगे, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। दिस वॉज द बेसिक अंडरलाइंग कॉन्सेप्ट ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट। और वो क्या करते थे, दे यूज्ड टू स्नैच लैंड फ्रॉम द रिच एंड गिव इट टू द पुअर। मतलब जो कास्ट और क्लास लाइंस पे डिवीजन हो रखी थी, जो इवन रूरल एरियाज में बहुत ज्यादा परसिस्ट करती है, जहाँ पे अपर क्लास के लोगों के पास लैंड होता है और जो लोअर कास्ट या लोअर क्लास के लोग होते हैं उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती है और उन्हें दूसरों की जमीन पे काम करना पड़ता है। दिस एंटायर कॉन्सेप्ट और दिस एंटायर let's say division is very unfair to those people who are at the bottom of the segregation। जो गरीब लोग हैं, जो गरीब पिछड़े हुए लोग हैं, और जो ये पूरा कम्युनिटी है, ये पूरा क्लास है लोगों का जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं है और उन्हें दूसरों के जमीन में काम करना पड़ता है। एंड द ओनली थिंग रॉन्ग विद दैट इज एक्सप्लॉयटेशन। वो काम तो कर ले, उन्हें पैसा भी मिल जाए, एवरीबडी वुड बी हैप्पी, एक्सेप्ट कि ऐसे लोगों को एक्सप्लॉइट बहुत ज्यादा किया जाता है। तो नक्सलाइट मूवमेंट में लोग क्या करते थे, जो नक्सलाइट्स थे वो अमीरों से जमीन छीन कर गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे, क्योंकि जो अमीर था उसके पास लैंड बहुत ज्यादा, उसके पास जमीन बहुत ज्यादा होती थी, जितना उसको सस्टेन करने के लिए चाहिए उससे बहुत ज्यादा जमीन हुआ करते थे उस वक्त के लैंडलॉर्ड्स के पास, राइट। तो वो और जो गरीब होते थे उनके पास जो पैसा आता था, इवन दूसरों के फार्म्स में काम करने के बाद, अपना लेबर कहीं और जगह पे यूज करने के बाद भी उनके पास जो पैसा आता था वो उनके फैमिली को, पूरी फैमिली को सस्टेन करने के लिए काफी नहीं थी। तो बहुत ही एक अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो रखा था। सो देयर वाज एन अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन। और ये चीज अनफेयर किसके लिए था, जो ये पूरा कैटेगरी था, जो ये पूरा क्लास था लोगों का, the people who did not own land and the people who got exploited just because they didn't have land and they didn't have any other means or source of earning a livelihood। इन लोगों के लिए ये चीज, ये डिवीजन बहुत अनफेयर था। तो ये अमीरों से जमीन छीन के गरीबों में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे कि हाँ एटलीस्ट कोई इंसान भूखे प्यासे ना मर जाए, उसके पास किसी तरह का कोई काम रहे, वो किसी तरह से पैसे कमा सके उस लैंड से। So this was what the Naxalites used to do, because उनका मानना था कि प्रॉपर्टी जो है, रिसोर्स जो है वो कम्युनिटी का है, वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल का नहीं है। तो जो अमीरों के पास इतना सारा प्रॉपर्टी था, इतना सारा प्रॉपर्टी वो होल्ड करके बैठे रहते थे, इतना सारा जमीन उनके नाम पे था, वो चीज नक्सलाइट्स को बर्दाश्त नहीं होती थी। वो कहते थे ये पूरा प्रॉपर्टी जो है ये कम्युनिटी को बिलोंग करता है, तो तुम अकेले इसके मालिक नहीं हो सकते। तो वो पूरा लैंड लेके वो उस चीज में गरीबों को भी एम्प्लॉय करके वो चीज पूरी डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती थी इन द नेम ऑफ कम्युनिज्म।
ये थी नक्सलाइट मूवमेंट की बेसिक प्रैक्टिसेस एंड द पार्टिसिपेंट्स ऑफ दिस मूवमेंट, और जो लोग इस मूवमेंट में हिस्सा लेते थे उनका अगर हम कैटेगराइजेशन करें तो इट वाज बेसिकली शेयरक्रॉपर्स, अंडर टेनेंट्स एंड स्मॉल कल्टीवेटर्स। मतलब बेसिकली ये वही लोग हैं जिनके पास अपना मतलब खुद का जमीन नहीं रहता था और उनके पास ऐसी कोई स्किल्स नहीं है, सिंस वो पढ़े लिखे नहीं है, वो कुछ और काम नहीं कर सकते, उनके पास और किसी तरह का कोई जरिया नहीं है जहाँ पे वो अपना लेबर यूज कर सके। सिंस ये स्किल्ड वर्कर्स नहीं है तो ये किसी और सेक्टर में भी काम नहीं कर सकते, इनको बस इसी लैंड बेस्ड लेबर जो होती है इसी चीज में इनको काम करना था। तो ये थी जो शेयरक्रॉपर्स और अंडर टेनेंट्स और स्मॉल कल्टीवेटर्स की जो ऑर्गेनाइजेशन थी, बेसिकली यही लोग काम कर रहे थे और ऐसी जगह में काम कर रहे थे जहाँ पे बैकवर्ड एरियाज है, आदिवासी सेटलमेंट्स है। सो दिस इज बेसिकली नक्सलाइट मूवमेंट कहाँ पे काम करती थी, दिस आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, और इस मूवमेंट में इन्वॉल्व कौन थे, इट आंसर्स द क्वेश्चन हु। तो ये बेसिकली मूवमेंट शेयरक्रॉपर्स, अंडर टेनेंट्स और स्मॉल कल्टीवेटर्स का था और ये परसिस्ट करती थी ऐसी जगहों में जहाँ पे मतलब बैकवर्ड एरियाज है और जहाँ पे आदिवासी रहती हैं। द सेटलमेंट्स ऑफ आदिवासीज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एज टू वेयर द नक्सलाइट मूवमेंट ऑपरेट्स बेसिकली, क्योंकि आदिवासी जगहों में ही द रीजन्स विच आर इनहैबिटेड बाय आदिवासीज, इन्हीं जगहों में नक्सलाइट मूवमेंट बहुत ज्यादा परसिस्ट करती है। Now for once let's look at the issues of the Naxalite movement. क्यों ये मूवमेंट ओरिजिनेट किया और क्या मतलब दिक्कतें हो रही थी लोगों को, वी विल टॉक अबाउट दोज एंड वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट कि गवर्नमेंट ने क्या किया इसके लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर इश्यूज ऑफ सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, मतलब एक इंसान को काम पे रखा जा रहा है, जो टेन्योर होता है उसका मतलब ये होता है कि अगर तुम एक इंसान को काम पे रख रहे हो तो एटलीस्ट फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जो डिसाइडेड होता है पहले से, इतने टाइम पीरियड के लिए तुम्हें उस इंसान को काम देना पड़ेगा। तुम उसको ये नहीं कि आज आए और कल तुम उसको मना कर दो आने से, उसने बेचारे ने काम किया और फिर नेक्स्ट दिन तुम उसको निकाल दो और तुम उसको पैसा भी नहीं दो या बस कुछ दिनों का पैसा दो, जितना वो डिजर्व करते हैं उससे बहुत कम पैसा दिया जाता था उनको। तो ये जो टेन्योर का सिक्योरिटी था, मतलब एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि हाँ अगर मैं ये इस इंसान के लिए काम कर रहा हूँ या अगर मैं कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडस्ट्री ज्वाइन कर रहा हूँ तो एटलीस्ट मेरे पास इतने दिनों के लिए काम रहेगा, एटलीस्ट मेरे पास 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के लिए ये बंदा मुझे अपने फार्म में अपने लैंड पे काम पे रखेगा। दिस इज द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। एक सिक्योरिटी होनी चाहिए कि इतने दिन के लिए मुझे काम मिलेगा और मुझे इतने दिनों के काम का पैसा मिलेगा, जो मैं अपना लेबर दे रहा हूँ उसका पैसा मिलेगा। सो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं होती थी लोगों के पास। हमेशा उनके साथ ऐसा किया जाता था कि वो किसी इंसान के लिए काम कर रहे हैं, उसके बाद उन्हें काम से अचानक से निकाल दिया जाता था बिना किसी प्रायर नोटिस, बिना किसी प्रॉपर रीजन। सो ये जो काम से निकालने का जो कि प्रैक्टिस था ये बहुत ज्यादा अनजस्टिफाइड था। तो लोग ये चीज डिमांड करने लगे कि हमें एक बेसिक मतलब अश्योरेंस दे दो तुम कि हमें इतने दिन के लिए काम पे रखोगे, और अगर तुम किसी इंसान को काम से निकाल भी रहे हो उसके प्रॉपर जस्टिफाइबल रीजंस होने चाहिए। ये नहीं कि तुम्हारा मन किया, मर्जी हुई तो तुमने उस इंसान को काम से निकाल दिया, वो इंसान अब अनएम्प्लॉयड हो गया, उसको फिर से जॉब ढूंढनी पड़ेगी एट अ पॉइंट जहाँ पे जॉब्स मिलना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। इवन एज फार्मर्स, इवन एज टेनेंट्स उनको बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी जॉब ढूंढने में। तो ये थी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर की इशू। उसके बाद था शेयर इन प्रोड्यूस, मतलब ऐसी प्रैक्टिस होती थी कि क्या कहते हैं, अगर तुम किसी और के फार्म में काम कर रहे हो, अगर तुम किसी और के लैंड में कल्टीवेशन का काम कर रहे हो, वो सारा जो प्रोड्यूस है, जो क्वांटिटी है, वो सारी मतलब फाइनल आउटपुट की जो चीज तुम ग्रो कर रहे हो, जिसका तुम कल्टीवेशन कर रहे हो, वो पूरा जो प्रोड्यूस है उसका कुछ हिस्सा कल्टीवेटर को भी जाता है। हर चीज लैंड ओनर को नहीं जाती है। ये नहीं कि हाँ तुमने काम किया और फिर तुम सारा प्रोड्यूस उसको देना पड़ेगा जिसकी वो लैंड है, तुम्हारे लेबर की कोई वैल्यू ही नहीं रही। उसका कुछ हिस्सा लेबर जो दे रहा है, जो कल्टीवेटर है, उसको भी जाना चाहिए।
और वो चीज उनको कभी मिलती नहीं थी सही हिसाब से, हमेशा जितना वो डिजर्व करते थे उससे कम दिया जाता था। तो ये शेयर इन प्रोड्यूस का भी मुद्दा आता है, जहाँ पे पीपल डिडंट गेट एज मच क्वांटिटी ऑफ द प्रोड्यूस एज दे डिजर्व्ड, सिंस उन्होंने अपना लेबर लगाया है। जिसका लैंड है उसने तो कोई मेहनत नहीं की, उसने बस लोगों को एम्प्लॉय कर दिया वहां पे काम करने के लिए। तो किसी और की पूरी मेहनत लगी है उस कल्टीवेशन प्रोसेस में, उसने डेली आके उसने बीज बोया है, उसने पानी डाला है, उसने इतना मतलब इंटेंसिव लेबर लगाया है अपना कल्टीवेशन में, क्योंकि उस वक्त मशीनरी या टूल्स भी इतनी एडवांस नहीं थी, पूरा मैनुअल लेबर पे काम होता था। तो उन्हें उस प्रोड्यूस का कुछ हिस्सा जो मतलब वो डिजर्व करते हैं वो मिलना चाहिए, बट वो मिलता नहीं था कभी भी। तो लोग इस वजह से और फ्रस्ट्रेटेड थे, और मतलब इनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुकी थी। जो अपर क्लास लोग थे उनकी, जिनके पास लैंड थे, जो लैंड ओनर्स थे, उनके अगेंस्ट। उसके बाद था पेमेंट ऑफ फेयर वेजेस, मतलब गवर्नमेंट एक मिनिमम वेज स्टिपुलेट करती है कि हाँ तुम अगर किसी को अपने काम पे रख रहे हो, अपने फार्म में, अपने लैंड में, अपनी जमीन पे, तो तुम्हें उनको इतना पैसा मिनिमम देना ही चाहिए। अब ये चीज जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो एजुकेटेड है, जो अवेयर है, उनको पता है, बट ये चीज ऐसे लोगों को नहीं पता है जिनका मतलब एजुकेशन या अवेयरनेस से दूर दूर का कोई रिश्ता नहीं है। उन्हें नहीं पता है कि गवर्नमेंट ने क्या रूल्स सेट किए हैं, गवर्नमेंट की क्या लॉज है, उन्हें कुछ भी नहीं पता है। उन्हें जितना दिया जाता है वो बस वही एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कुछ तो पैसा आ रहा है, उनको पैसों की इतनी जरूरत होती है कि वो दे अग्री टू वर्क फॉर लेस मनी, मतलब कुछ नहीं आने से कुछ तो आ रहा है वो बेटर है। सो जो फेयर वेजेस है वो कभी उनको मिलती नहीं थी। जो गवर्नमेंट रेगुलेटेड मिनिमम वेजेस है उससे बहुत कम दिया जाता था उनको, और अलग अलग रीजंस की वजह से उनका पैसा काट लिया जाता था। एक दिन अगर एक इंसान बीमार पड़ गया और वो काम पे नहीं आ सका, पैसे काट लिए जाते थे। बहुत ही वाहियात रीजंस, बहुत ही बेहुदा रीजंस की वजह से लोगों के वेजेस में से पैसे काट दिए जाते थे। एक तो उन्हें बहुत कम वेज ऐसे ही दिया जाता था, जितना उनको पैसा मिलता था काम का वो उनकी पूरी फैमिली को सस्टेन करने के लिए बिल्कुल भी काफी नहीं था, ऊपर से उनके पैसे और काट लिए जाते थे। तो इसी वजह से लोग और ज्यादा फ्रस्ट्रेट होने लगे। एंड देन देयर वाज एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ रिसोर्सेज बाय आउटसाइडर्स, मतलब एक कम्युनिटी एक जगह पे रह रही है, तो जो रिसोर्स की मेंटेनेंस है या जो रिसोर्सेज का यूज है वो उस कम्युनिटी को बिलोंग करनी चाहिए, मतलब वहाँ के लोगों को उस रिसोर्स का यूज करके अपने डेली नीड्स को सेटिस्फाई करनी चाहिए। बट जब बाहर से लोग आते हैं, जब किसी एमएनसी को वो लैंड दे दिया जाता है या वो रिसोर्स वाली रीजन दे दी जाती है, बेच दी जाती है, जब बाहर से इंडस्ट्रीज आते हैं, एमएनसीज आते हैं और उन रिसोर्सेज का बहुत ही गंदी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करने लगते हैं, बहुत लाइक अनसस्टेनेबल तरीके से एम्प्लॉय करने लगते हैं। जो अनसस्टेनेबल इज द टर्म, क्योंकि इतनी गंदी तरीके से एक्सप्लॉयटेशन होती है रिसोर्सेज की कि वो आगे की जनरेशन्स के लिए बचता नहीं है, और वो मतलब इन्वायरमेंट को भी बहुत पल्यूट कर चुका होता है। बट लोगों को बस जो बाहर से लोग आते थे जो रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करते थे, उनको बस अपने काम से मतलब था, उनको बस उस रिसोर्स को हड़पने से मतलब था, उस रिसोर्स का यूटिलाइजेशन करके अपना फायदा देखने से उनको मतलब है। उनको कोई मतलब नहीं है कि एनवायरमेंट पोल्यूट हो रहा है या जो लोकल कम्युनिटीज यहाँ पे रह रही है उनके लिए ये पूरा लैंड खराब हो गया, कुछ नहीं बचा, उनको इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। तो ये भी मुद्दा था नक्सलाइट मूवमेंट में कि बाहर से लोग आके क्यों हमारे रिसोर्सेज को बर्बाद करके चले जाएंगे, उनको यूज कर लेंगे, पूरी तरह से खत्म कर देंगे और कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं बचेगा। Right, so this was another issue. Then there was the exploitation of money lenders. अब जो बहुत ही गरीब किसान जो है उसके पास मतलब बहुत ही कम क्वांटिटी का लैंड है, चलो मान लिया थोड़ा सा उसके पास जमीन है, अब उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो उसके लिए मतलब बीज खरीद सके, जो सही किस्म के अच्छे क्वालिटी के सीड्स जो है वो खरीद सके, या फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब खरीद सके, या किसी तरह का मशीनरी यूज कर सके अपने फार्म में, अपने लैंड पे। तो उन्हें मनी लेंडर से पैसे लेने पड़ते थे।
money lenders, if we have studied earlier, is an informal source of borrowing, right? तो वो मनी लेंडर्स से पैसे लेते थे, जो लोग पैसे लेंड करते हैं दूसरों को, ऐसे लोगों से वो पैसे लेते थे कि वो बीज खरीद सके और वो जितने तरह के भी इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सब होते थे, ये सब खरीद सके और मतलब इरिगेशन फैसिलिटीज अफोर्ड कर सके। इरिगेशन तो चलो फिर भी बहुत दूर की बात हो गई, जो बेसिक चीजें चाहिए होती है एक क्रॉप के कल्टीवेशन के लिए, इन सब को खरीदने के लिए भी इनके पास इतना पैसा नहीं था। तो ये मनी लेंडर्स से पैसे बोरो करते थे, और अगर ये मनी लेंडर्स को पूरा पैसा नहीं चुका पाए या उनको और टाइम चाहिए ये पैसा चुकाने के लिए, तो मनी लेंडर्स के हाथों ये बहुत एक्सप्लॉइट होते थे। वो मनी लेंडर्स इन लोगों से तरह तरह का काम, अजीबोगरीब काम करवाता था, अपने घर में इनको काम करवाता था, तरह तरह से ये इनसे पैसे निकलवाने के बहुत गंदे तरीके अपनाता था ये मनी लेंडर्स, और मतलब बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन होती थी इन लोगों की मनी लेंडर्स के हाथों। तो बेसिकली इतने सारे मुद्दे थे नक्सलाइट मूवमेंट के, और जो पूरा जो अंडरलाइन फीचर पूरे मूवमेंट को डोमिनेट करता है वो है कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट कि रिसोर्सेज जो है वो कम्युनिटी को बिलोंग करनी चाहिए, कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं होनी चाहिए। और इस कम्युनिज्म का बहुत मतलब गहरा रिलेशन है सोशलिज्म से, क्योंकि सोशलिज्म में क्या होता है, किसी तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करता है और सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में होता है, गवर्नमेंट के हाथों में होता है, और गवर्नमेंट लोगों को काम पे लगाती है कि सब पूरा लैंड जो है, पूरी जमीन जो है वो गवर्नमेंट की है, देयर इज ओनली गवर्नमेंट ओनरशिप। बट जो लोग वहां पे रह रहे हैं, गवर्नमेंट उन सब लोगों को एम्प्लॉय करेगा, गवर्नमेंट उन सब लोगों को उस जमीन में काम पे लगाएगा और सबको इक्वल वेजेस मिलेंगे उसके लिए। तो अमीर और गरीब का जो फर्क होता है, जो कैपिटलिज्म में बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा डेविस्टेटिंगली बड़ा होता है ये फर्क, तो ये चीज सोशलिज्म में ज्यादा नहीं होती है। बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी ऑफ प्राइवेट ओनरशिप होता है, प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है उसका एग्जिस्टेंस बहुत ही कम होता है, बहुत कम लोगों के पास अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है, बट बेसिकली सारी चीजें गवर्नमेंट ओन्ड होती है। तो इसकी वजह से अमीर और गरीब में फर्क भी बहुत कम होता है। तो कम्युनिज्म बहुत ज्यादा सोशलिज्म को सपोर्ट करता है, सोशलिस्टिक आइडियाज को सपोर्ट करता है, जो कार्ल मार्क्स के थॉट्स हैं उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। तो पूरा ये जो कम्युनिज्म का मैटर है, इसकी वजह से ये पूरा नक्सलाइट मूवमेंट आया, एंड वी नो कि किस एरियाज में ये प्रोसेस करता है, किसकी वजह से ओरिजिनेट हुआ था ये। द सीपीआईएम लीडर्स, द सीपीआईएम के जो नेता थे उस वक्त उस जगह के, उनकी वजह से ये मूवमेंट आया था। और कौन कौन इन्वॉल्व थे इस मूवमेंट में, या कौन कौन आज भी, आज के टाइम में भी कैसे लोग इन्वॉल्व होते हैं इस मूवमेंट में, अबाउट दीज पीपल, दीज आर द बेसिक इश्यूज ऑफ द मूवमेंट, कि क्या क्या इश्यूज रेज किए थे इन्होंने मूवमेंट में, और बेसिकली दिस इज हाउ द मूवमेंट प्रोसीडेड। पहले तो सीपीआईएम लीडर्स की वजह से ये ओरिजिनेट हुआ था, एक तरह का पेजेंट अपराइजिंग था, जो बहुत ही पुअर लेवल के फार्मर्स होते हैं उनका प्रोटेस्ट था। ये 1967 में शुरू हुआ था। नक्सलबारी पुलिस स्टेशन का जो एरिया है, जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ पे ये मूवमेंट शुरू हुआ था। फिर धीरे धीरे ये देश भर में फैलने लगा। ये जो कम्युनिज्म की बातें हैं, ये जो आदिवासी का जो मूवमेंट था, जो गरीब लोगों को इतना एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो अमीर जो ऊपर के कास्ट के लोग हैं या जो ऊपर के क्लास के लोग हैं, ये जो गरीब लोगों को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, ये आइडियाज, ये थॉट्स पूरे देश भर में फैलने लगा, जिसकी वजह से वेस्ट बंगाल में या सदर्न स्टेट्स में, जैसे कि तमिलनाडु में, ये कम्युनिस्ट पार्टीज जो भी हैं, जितने भी तरह के कम्युनिस्ट पार्टीज हैं, वो बहुत ज्यादा ग्रो किया है, उन्होंने बहुत ज्यादा थ्राइव किया है, वो पावर में भी रहे हैं। तो जो सीपीआईएम के लीडर्स थे, उनकी वजह से ये मूवमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद ये पार्टी ब्रेक कर गई थी, उसके बाद इस पार्टी के हिस्से बन गए थे, और जो सीपीआईएम-एल है, मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, उनकी वजह से ये पूरा मतलब मूवमेंट अब फिर आगे बढ़ा था इस पार्टी की वजह से, और ये ब्रेक हुआ था 1969 में। लीडर था चारू मजुमदार,
उसके बाद ये थी इनका एजेंडा या इनका काम करने का तरीका ऐसा था कि ये वायलेंस प्रैक्टिस करते थे अपने पॉलिटिकल गोल्स को फुलफिल करने के लिए, और ये अमीरों से जमीन लेके गरीबों में बांट देते थे। फिर उसके बाद ऐसे तरह के लोग थे इस मूवमेंट में इन्वॉल्व। फिर जो इश्यूज थे इनके, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, जो बेसिक राइट्स होती है कुछ, जो लोग काम करते हैं ना, जो लोग अपना लेबर देते हैं दूसरों के फार्म्स में, दूसरों की जमीन में जो लोग काम करते हैं, उनके कुछ बेसिक राइट्स होती है। उन राइट्स का इतना ज्यादा उल्लंघन किया गया, उन राइट्स को इतना ज्यादा दबा दिया गया, लोगों को इतना ज्यादा एक्सप्लॉइट किया गया। एक्सप्लॉइटेशन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट वर्ड हियर, बिकॉज ये एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ मनी लेंडर्स नहीं करते थे, ये एक्सप्लॉइटेशन वो लोग भी करते थे जो लैंड ओनर्स थे या जो अपर क्लास के लोग थे, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे वो द सो कॉल्ड लोअर कास्ट पीपल और द लोअर क्लास पीपल। तो सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जो था उसके मतलब लोगों को बिना वजह या बिना मतलब प्रायर नोटिस के काम से निकाल दिया जाता था। So let's say prior notice and justifiable reasons, ये नहीं थी लोगों के पास। उनका काम बहुत ज्यादा इनसिक्योर था, किसी भी दिन उन्हें काम से निकाल दिया जा सकता है। उसके बाद उनको प्रोड्यूस का प्रॉपर शेयर नहीं मिलता था, जितना वो डिजर्व करते थे उतना उनको मिलता नहीं था। वेजेस बिल्कुल उन्हें फेयर वेजेस नहीं मिलते थे, जो मिनिमम गवर्नमेंट के डिसाइड किए हुए मिनिमम वेजेस जो किसी भी लेबर को मिलना चाहिए वो नहीं मिलता था। बाहर से लोग आके उनके रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करते थे, और ये उनका जो पूरा कम्युनिज्म का बिलीफ है ये इसके बिल्कुल अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जो रिसोर्स है उस जगह की वो सिर्फ उस कम्युनिटी का हक है जो वहां पे रह रहा है। तो बाहर से जब लोग आके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते थे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द नक्सलाइट्स और फॉर द कम्युनिस्ट पीपल। और फिर वो मनी लेंडर्स के हाथों में एक्सप्लॉइट भी बहुत ज्यादा होते थे, क्योंकि वो पैसे चुका नहीं पाते थे, वो इतने गरीब होते थे, और फिर उनका प्रोड्यूस जो है वो अगर इतने दाम में नहीं बिका जितना उसको बिकना चाहिए था, बिकॉज ऑफ इरेगुलरिटीज इन दी मार्केट, तो वो और ज्यादा प्रॉब्लम में आ जाते थे। उनके हाथ में पैसा होता नहीं था जो वो मनी लेंडर्स का लोन चुका सके। इसकी वजह से मनी लेंडर्स उनको और बहुत गंदी तरीके से एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये जो नक्सलाइट्स हैं, इनका जो पूरा वायलेंस का जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू ये अपना मूवमेंट चलाते हैं, ये गवर्नमेंट के लिए बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं था। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो सीपीआईएम के लीडर्स हैं, बहुत सारे जो मूवमेंट में इन्वॉल्व है, इन लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया, और इन्हें बताया भी नहीं गया कि क्यों इन्हें जेल में रखा जा रहा है। और गवर्नमेंट ने इस टूल का यूज किया, प्रिवेंटिव डिटेंशन। और प्रिवेंटिव डिटेंशन में क्या होता है कि तुम एक इंसान को डिटेन कर रहे हो, उसको जेल में डाल रहे हो, और उसको वैसे तो किसी भी इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो उन्हें एक तो बताना पड़ता है कि किस बेसिस पे उन्हें अरेस्ट किया जा रहा है, उनका क्राइम क्या है, और उन्हें 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास लेके जाया जाता है। बट प्रिवेंटिव डिटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन में ये बोलती पुलिस डिपार्टमेंट ये कहती है कि हमें इस इंसान पे शक था, ये किसी तरह का कोई इलीगल एक्टिविटी करने वाला है, कोई गलत काम करने वाला है, इसलिए हमने उसको पकड़ा है। उसने अभी तक कुछ किया नहीं है, और उसको आधे से ज्यादा टाइम उसके अरेस्ट होने के रीजंस नहीं बताया जाता, किस बेसिस पे उसको डिटेन किया जा रहा है ये उनको बताया नहीं जाता था। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव डिटेंशन का फायदा उठा के लोगों को अरेस्ट किया था, जहाँ पे उन्हें ये नहीं बताया गया था कि क्या कहते हैं कि उनको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, किस बेसिस पे अरेस्ट किया जा रहा है, उनकी गलती क्या है, ये उन्हें नहीं बताई जाती थी। उन्हें मजिस्ट्रेट के पास नहीं लेके जाते थे, उन्हें मतलब बस जेल में डाल के रख देते थे, ताकि वो बाहर किसी तरह का मूवमेंट मोबिलाइज ही ना कर सके, बाहर आके कोई एक्शन ही ना ले सके।
ऐसे मतलब बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था नक्सलाइट्स को। बहुत ही गंदा अप्रोच रहा है गवर्नमेंट का नक्सलाइट्स के ऊपर। और सिंस ये नक्सलाइट्स इतना ज्यादा वायलेंस प्रैक्टिस करते हैं, तो गवर्नमेंट का जो अप्रोच था नक्सलाइट्स के ऊपर वो भी बहुत ज्यादा वायलेंट था। वो इतना वायलेंट था कि जो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट है, जो HR एक्टिविस्ट है, वो भी इन्वॉल्व हो चुके थे इस मूवमेंट में कि ये लोग वायलेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट को भी हक मिल जाता है इनके साथ वायलेंस प्रैक्टिस करने का। गवर्नमेंट जो सेंट्रल अथॉरिटी है उसको तो डेकोरम मेंटेन करना चाहिए ना, वो अपने रूल्स के अगेंस्ट नहीं जा सकता। वो जस्ट बिकॉज कोई एक इंसान गलत कर रहा है, क्या कम्युनिटी गलत कर रही है, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम भी उसके साथ गलत करो। यू आर एट द सेंट्रल लेवल गवर्निंग द एंटायर कंट्री। तो गवर्नमेंट का जो अप्रोच था, जो इतना वायलेंट अप्रोच था इन लोगों की तरफ, जो इतनी ज्यादा वायलेंट एक्सेसेस प्रैक्टिस किए गए थे, इनको जेल में डालना, मारना, पीटना, इतना ज्यादा इनको टॉर्चर किया जाता था नक्सलाइट्स को कि इवन ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट जो थे वो भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गए थे और वो भी बोलने लगे थे कि तुम इनके साथ इतना बुरा नहीं कर सकते हो, दे आर ह्यूमन बीइंग्स एंड यू आर डिफाइंग द ह्यूमन राइट्स। जो पूरा ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट है, जो एक इंसान को अधिकार है सुकून से जीने का, ये नहीं कि गवर्नमेंट उसके साथ कुछ भी कर सकती है, तो ये ह्यूमन राइट्स का जो कॉन्सेप्ट है, इसका बहुत ज्यादा गवर्नमेंट ने डिसोबीडियंस प्रैक्टिस किया था नक्सलाइट्स के साथ डील करने में। बिल्कुल भी इनके ह्यूमन राइट्स को ध्यान में नहीं रखा जाता था, बहुत ही गंदे तरीके से ट्रीट किया जाता था इनको। और गवर्नमेंट ने बहुत ही स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए थे इनको दबाने के लिए। मतलब इनका जो मूवमेंट है, जो प्रोटेस्ट है, जो इनके साथ इतना एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, उसके खिलाफ इनकी जो आवाज उठती है, उसको गवर्नमेंट किसी भी तरह से दबाने का बहुत कोशिश करती है। तो बेसिकली गवर्नमेंट का कोई रैशनल अप्रोच नहीं रहा है नक्सलाइट्स की तरफ। गवर्नमेंट ने हमेशा चाहा है कि इनका मूवमेंट जो है ये दब जाए। हमेशा नक्सलाइट मूवमेंट में इन्वॉल्व जो लोग होते हैं, जो आदिवासीज होती है बेसिकली, उन्हें बिना रीजन, बिना किसी जस्टिफाइबल रीजन के पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है और बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाता है। So this is all about the Naxalite movement and the very striking way that the government has always dealt with the people of the Naxalite movement.